हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म किया था और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले वो थ्योरम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। थ्योरम कह रही है, मान लीजिए कि p जो है एक प्राइम नंबर है और p जो है वो किसी a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। मान लेते हैं p जो है बच्चों क्या है, एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ ये p जो है वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल के लिए प्राइम नंबर हम कोई भी मान लेते हैं 2 और a स्क्वायर अगर आपको मानना है तो एक पल के लिए हम a स्क्वायर मान लेते हैं 10 का स्क्वायर यानी 100। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। यानी अगर मैं a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की वैल्यू लिखूं और p की जगह p की वैल्यू लिखूं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। तो ये थ्योरम कहती है अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब बड़ी ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा a तो मेरा 10 था, बात समझ आ रही है, a तो मेरा 10 था। क्या p जो है वो a को डिवाइड कर पा रहा है? मैंने कहा p जो है a को डिवाइड कर पा रहा है, हाँ कि ना। एक एग्जाम्पल और समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कि एक प्राइम नंबर है, मान लेते हैं वो प्राइम नंबर 3 है और 3 जो है वो एक a स्क्वायर से डिविजिबल है। a स्क्वायर मतलब मान लेते हैं 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। तो मैंने यहाँ पर देखा कि a स्क्वायर जो है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है यहाँ पर p से। यानी a स्क्वायर की जगह अगर मैं 36 लिखूं और p की जगह मैं 3 लिखूं तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर p जो है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a भी जो है वो p से डिविजिबल होगा। यानी मैं 6 को 3 से पूरी तरीके से डिवाइड कर पाऊंगा। बस यही थ्योरम मेरे से कह रही है। कितनी आसान थ्योरम थी। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। आता ही आता है, टिपा टिपा आता है, इसलिए इसे याद कर लीजिए कि किस तरह करना है। और इस क्वेश्चन को आइए चलिए समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है बच्चों एक इर्रेशनल नंबर है। मैं कहूँगा यार मैंने पढ़ रखा है कि √2 इर्रेशनल है, लेकिन मैंने आज तक √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना नहीं सीखा। मेरे साथ बने रहिए, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और ऐसे करवाऊंगा कि अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो भाई हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 जो है बच्चों क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने कहा ओके हम प्रूफ कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है पर करना कैसे है वो स्टेप वाइज करना है, बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो हर बार जब भी हमें किसी रूट की वैल्यू को इर्रेशनल प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले हम मानेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। लेट करेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने देखा, मैंने ऐसा माना है कि √2 जो है बच्चों क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब मैंने पढ़ रखा है जो मेरा रैशनल नंबर होता है, जो कि मेरा यहाँ पे √2 है, वो कौन सी फॉर्म में होता है बच्चों, वो p/q की फॉर्म में होता है।
मानते हैं कि हर रैशनल नंबर जो होता है बच्चों वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो जाए तो हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए हम Q की जगह 0 नहीं लेते। खैर, हमने इतना पढ़ रखा है कि कोई भी रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहां पर P और Q जो है वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स हमने शायद पहले भी पढ़ रखा है। को प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता, या सीधा सीधा कहूं तो उनका HCF 1 आता है। जैसे मैं 3 और 4 की बात करूं तो मैं 3 और 4 को इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं कहूंगा ये दोनों क्या है, एक को प्राइम नंबर्स है। अगर मैं इनका HCF भी निकालने को बोलूं, बड़ी ध्यान से देखिए, अगर मैं इनका HCF भी निकालने को बोलूं तो इनका HCF बच्चों क्या आएगा, इनका HCF आएगा 1। तो जिन नंबर्स का HCF 1 आए उस नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो फिलहाल के लिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मानना है कि जो भी हमारा नंबर है वो एक रैशनल नंबर है और वो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जहां पर Q मेरा 0 के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ P और Q मेरे क्या है, को प्राइम नंबर्स है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, यहां तक की बात समझ आ रही है। मैंने कहा यहां बड़ी ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे ये Q जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और ये Q इधर जाएगा तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा Q को उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा Q√2 इज इक्वल टू P, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हर बार आपको ऐसे ही करना है और हर बार आपको दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं क्या कहता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी आप स्क्वायर करेंगे और राइट हैंड साइड में भी आप क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये स्क्वायर जो है बच्चों वो Q को भी लगेगा और √2 को भी लगेगा। तो मैंने कहा जब स्क्वायर Q को लगेगा तो आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर, और जब √2 को स्क्वायर लगेगा तो √2 का स्क्वायर बच्चों हमने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। √2 मल्टीप्लाई होके 2 बनते हैं। देखो भाई, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट के आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो मैंने √2 का स्क्वायर यहां पर क्या लिखा है, मैंने √2 का स्क्वायर यहां पे 2 लिखा है। उसी तरफ अगर मैं देखूं तो यहां पे P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर ही रहेगा। तो अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मैंने कहा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे। तो Q स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, मैंने कहा Q स्क्वायर आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2 के, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैंने कहा यहां पे आपको थोड़ी सी एनालिसिस करने की जरूरत है। एनालिसिस, कैसी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, मैंने कहा यहां पर देखेंगे P स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। P स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद नीचे देखोगे डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है। ध्यान से देखिए, P स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, और उसके बाद यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो है हमारा P स्क्वायर वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल, एक मिनट, डिविजिबल बाय 2। हम यहां पर देख रहे हैं कि P स्क्वायर जो है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। मतलब यहां पर हमने इसे 2 से डिवाइड करा, तब जब आंसर आया तो डिनोमिनेटर में 1 बचा, यानी 2 जो है P स्क्वायर से पूरा कट गया। तो मैंने देखा P स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। और मैंने ऐसा पढ़ा था अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा, यानी P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा P इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। हमने पढ़ा था अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर जो जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने कहा यहां पर p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। बात समझ आ रही है? 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब p जो है वो 2 की टेबल में आता है। 2, 4, 6, 8, 10 इस वाली टेबल के अंदर मेरा p आता है, तभी तो 2 से डिवाइड हुआ। भाई 2 से तभी कोई नंबर डिवाइड होगा जब 2 की टेबल में आता होगा। तो मैं कहूंगा कि p जो है वो किसके बराबर है? 2c। सर समझ नहीं आया कि आपने p को 2c के बराबर क्यों रखा। तो मैंने कहा क्या मैं 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकता हूं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो मैंने अभी पढ़ा कि p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब वो 2 की टेबल में आता है। अगर 2 की टेबल में आता है तो वो जरूर 2c की फॉर्म में होगा, जरूर वो 2c की फॉर्म में होगा। मेरे को नहीं पता c की जगह क्या आएगा, तो मैंने कहा p जरूर 2c की फॉर्म में होगा, जहां पर c की जगह मैं कोई भी इंटीजर डाल सकता हूं, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकता हूं, है ना। मैंने कहा दोनों साइड क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे। मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें क्या करना है बच्चों? स्क्वायर कर देना है। मैंने कहा दोनों साइड ओके हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा अब मैंने क्या देखा? मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा, मैंने कहा राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ये आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपने देखा होगा क्या मैं p स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख सकता हूं? इधर देखिए, भी बड़ी ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे क्या मैं p स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ मैं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। मैंने कहा अब बड़ी ध्यान से देखिए, ये 4 बच्चों इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा यहाँ पे 2 और 4 कटे, मेरा आंसर बचा q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहां पे हमने क्या देखा? मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि जब मैं q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूं, बड़ी ध्यान से देखिए, जब मैं q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूं तो नीचे डिनोमिनेटर 1 बच रहा है। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 2 से कट गया, यानी q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे बच्चों? 2 से। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि q भी 2 से डिविजिबल होगा। मैंने बिल्कुल अभी थ्योरम में ऐसा पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, तो q जो है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। क्या बात समझ आ रही है? अब तक मैंने कितना प्रूफ किया कि भाई p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। अब तक एक निष्कर्ष मेरे सामने आ चुका है कि भाई p और q जो है दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं। मैं कह सकता हूं p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर, दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? वो है 2, है ना। मैंने कहा दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो दोनों के अंदर 2 जो है एक फैक्टर होगा। अभी समझ नहीं आया? मैंने कहा 4 और 8 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो मैंने कहा 4 का एलसीएम लोगे तब भी 2 दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा 8 का एलसीएम लोगे तब भी 2 दिखाई पड़ेगा। अच्छा चलो एक और नंबर लेके देख लो। मैंने कहा 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो मैंने कहा इनका एलसीएम लेके देख लो। 4 आएगा 2 इंटू 2, 6 आएगा 2 इंटू 3। तो मैं देख रहा हूँ अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो इनके अंदर 2 जरूर आएगा।
यानी इन दोनों का HCF क्या है बच्चों 2 है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा P और Q दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का HCF 2 होगा, दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 2। लेकिन मैंने अभी माना था कि ये नंबर्स बच्चों क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मैंने बताया था। लेकिन अब कह रहा है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर है 2। बात समझ आ रही है? तो हमने जो माना था यानी हमने गलत माना था। Therefore our assumption is wrong। हमारी एजम्पशन जो थी वो पूरी तरीके से गलत थी। Our assumption is wrong। जो हमने माना वो हमने गलत माना। हमने माना कि वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो। अब यहां इनका HCF आ गया 2, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए भाई मान लेते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। बस मैंने कहा था 3 क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बंद जाओ, टॉपिक चमका दूंगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है प्रूफ करो कि √3 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने कहा ओके, प्रूफ करना बहुत आसान है। मैंने कहा था जब भी आपको प्रूफ करने को आए कि इर्रेशनल है तो हर बार आपको उसे रैशनल नंबर मानना है। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। मान रहे हैं कि √3 जो है एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा हाँ मान लीजिए √3 एक रैशनल नंबर है। अब √3 एक रैशनल नंबर है तो जरूर मैं कहूंगा कि वो P/Q की फॉर्म में होगा, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। मान लेते हैं P और Q जो है को प्राइम नंबर्स है बच्चों। ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है ना, यही को प्राइम होते हैं। अच्छा मैंने कहा ये Q जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो ये जरूर Q√3 इज इक्वल टू P के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आ जाएगा। अब दोनों साइड अगर याद हो तो हमें बच्चों क्या करना है, दोनों साइड हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे बिल्कुल जल्दी से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम जल्दी से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम जल्दी से इसका स्क्वायर कर रहे हैं। मैंने कहा ओके स्क्वायर कर तो दे, तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, तो ये स्क्वायर Q को भी लगेगा, √3 को भी लगेगा। मैंने कहा √3 का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा, 3 के। √3 का स्क्वायर 3 के बराबर होगा और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ओके मैंने कहा ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो ओके Q स्क्वायर जो है वो आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन 3। मैंने कहा आप यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देख पाएंगे कि P स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, यानी P स्क्वायर 3 से कट गया। अरे कट गया, यानी P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। P स्क्वायर पूरी तरीके से डिविजिबल है 3 से। और अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, यानी P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ बात तो मेरे समझ आ रही है। अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, P जो है 3 से डिविजिबल है, तो यानी P जो है वो 3 की टेबल में आता है। मैंने कहा P जो है वो 3 की टेबल में आता है। और मैंने कहा 3 की टेबल में आने वाला हर नंबर
3c की फॉर्म में होता है, जहां पर c की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। 12 को भी मैं 3 इंटू 4 और 15 को भी मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो मैंने देखा जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 3c की फॉर्म में है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो 2c की फॉर्म में है, जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो 5c की फॉर्म में है। तो मैंने कहा अगर p 3 से डिविजिबल है तो p जरूर 3c की फॉर्म में होगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। अच्छा, मैंने कहा दोनों साइड क्या करने वाले हैं? दोनों साइड हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे भाई, बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं? स्क्वायर करने वाले हैं। तो मैंने कहा ओके आप स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कहा p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर और 3c का स्क्वायर करेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा, अब देखो स्क्वायर दोनों को लगेगा तो मेरे हिसाब से 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन देखो, क्या मैं p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर लिख सकता हूं? यहां पर देखेंगे, यहां पे आप देख पाएंगे, क्या मैं p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आ जाएगा। अब ये 9 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने देखा मेरा 3q स्क्वायर अपॉन 9 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा 3 और 9 कटे 3 पे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके, अब q स्क्वायर अपॉन 3 जो है बच्चों किसके बराबर है? c स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ पे q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, यानी q स्क्वायर जो है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा q भी डिविजिबल होगा 3 से, है ना? तो मैं कहूंगा q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर q 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 की टेबल में आता है। अब मैंने यहां पे देखा कि भाई p भी 3 की टेबल में आ रहा है, q भी 3 की टेबल में आ रहा है, यानी p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर, ये दोनों एक कॉमन टेबल में आते हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो मैंने कहा अभी तो मैंने माना कि को प्राइम्स वो नंबर है जिनका HCF 1 हो, यानी जिनके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, और अब यहाँ कॉमन फैक्टर आ गया मेरा 3, यानी जो मैंने माना, जो मैंने माना वो गलत माना। Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong, पूरी तरीके से गलत थी। एंड मैं कह सकता हूं कि √3 को मैंने रैशनल माना था, अब वो तो गलत निकल गया, यानी अब क्या होगा? ये √3 इज एन इरैशनल नंबर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मजा आ गया। आया कि नहीं आया? चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं आज के, फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को फोड़ेंगे। अभी पहले इधर देख लेते हैं भाई, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि √5 जो है एक इरैशनल नंबर है। मैंने कहा ओके, √5 को इरैशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि वो एक रैशनल नंबर है। अगर मुझे √5 को इरैशनल प्रूफ करना है तो मानना पड़ेगा कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो लेट करेंगे कि √5 जो है एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा ओके, मैंने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो जरूर √5 बच्चों p/q की फॉर्म में होगा। मैंने कहा हाँ
P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। बिल्कुल ऐसे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने कहा ये Q इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो ये जरूर Q√5 जो है वो P के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा अब आपको यहाँ क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं। तो Q√5 का भी स्क्वायर होगा और P का भी स्क्वायर होगा। मैंने देखा ये स्क्वायर बच्चों Q और √5 दोनों को लगेगा, तो मैंने कहा √5 का स्क्वायर बच्चों 5 होता है और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर होता है। बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। मैंने कहा हाँ Q स्क्वायर जो है P स्क्वायर अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 5 से डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर में बचा 1, तो यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि बच्चों P स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बाय थ्योरम 1.3 P जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, डिविजिबल बाय 5। अब बड़ी ध्यान से देखेंगे, अगर P जो है 5 से डिविजिबल है मतलब P जो है वो 5 की टेबल में आता है। अच्छा, P 5 की टेबल में आता है तो P जरूर 5C की फॉर्म में होगा। अरे देखो 5, 10, 15, 20, ये मेरी 5 की टेबल है। इसको मैं 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 ऐसे लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, तो क्या अगर P 5 से डिविजिबल है तो इसे 5 इंटू C लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता इस C की जगह कौन सा नंबर आएगा। मैंने कहा हाँ। अच्छा, आगे देखेंगे तो भाई देख पाएंगे कि दोनों साइड हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मैंने कहा इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे। मैंने कहा हाँ। अच्छा, P स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आएगा, स्क्वायर इसको दोनों को लगेगा 25C स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। अच्छा, क्या मैं P स्क्वायर की जगह 5Q स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, P स्क्वायर की जगह आप 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 25C स्क्वायर। अब मैंने देखा ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, दूसरी साइड आके इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 5 और 25 कट रहे हैं 5 पर, तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 1। तो मैंने देखा Q स्क्वायर को 5 से डिविजिबल मतलब डिवाइड करने के बाद नीचे मेरा डिनोमिनेटर में 1 बच गया, यानी 5 जो है Q स्क्वायर से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, यानी थ्योरम 1.3 के हिसाब से Q जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से बाय 5। बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, अब मैं देख पा रहा हूं कि P भी 5 की टेबल में आता है, Q भी 5 की टेबल में आता है, यानी P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर। इन दोनों के पास ही एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो है 5। तो मैंने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स तो वो नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब यहां पे कॉमन फैक्टर निकल गया, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। आवर एजम्पशन
इज रॉन्ग। पूरी तरीके से एजम्पशन गलत थी, तो मैंने उसे रैशनल मान के यानी गलत किया था। अब वो रैशनल नहीं तो क्या होगा, यानी वो इर्रेशनल होगा। तो रूट 5 जो है इज एन इर्रेशनल नंबर। कितनी सिंपल थी शुरुआत में, हालांकि आपको मुश्किल लगा होगा लेकिन अब आसान लग रहा होगा। अब 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया भी होगा और नेक्स्ट क्लास में हम यार एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।